मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों का अध्ययन करेंगे कि क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार तथा शासन प्रणाली को कुछ समय के लिए उखाड़ फेंका, लेकिन उनको इसमें स्थायी सफलता प्राप्त नहीं हुई। अनेक कारणों ने मिलकर क्रांतिकारियों के इस प्रथम प्रयास को असफल बनाया, जिनका विवरण इस प्रकार है। क्रांति का निश्चित तिथि से पूर्व शुरू होना। क्रांति के नेताओं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब, उनके वकील अजमुल्ला, मुगल बादशाह बहादुर साहेब, जीनत महल, अवध की बेगम हजरत महल, जगदीशपुर के कुंवर सिंह और तात्या टोपे ने मुगल सम्राट बहादुर शाह के नेतृत्व में 31 मई 1857 के दिन क्रांति शुरू करने की योजना बनाई थी। कि माना जाता है कि क्रांति के संबंध में अजीमुल्ला ने रूस, मिस्र, टर्की आदि राज्यों का दौरा किया और दौरा करके उन्हें अपना मित्र बनाकर क्रांति का संगठन बनाया। इस अभियान में 17 राज्य के वकील रंगोजी बापू का भी साथ रहा। रंगोजी ने जगह जगह गुप्त सभाएं करके देसी राज्यों को क्रांति के लिए उकसाया था। 31 मई को यूरोपीय अधिकारियों की हत्या करके क्रांति की योजना बनी, लेकिन चर्बी वाले कारतूसों की घटना ने बैरकपुर में 29 मार्च को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इसके बाद मंगल पांडे को फांसी दी गई और मंगल पांडे को फांसी देने की घटना ने निर्धारित तिथि से पहले ही क्रांति का विस्फोट कर दिया। अंबाला व मेरठ में 10 मई को, दिल्ली में 11 मई को, लखनऊ में 30 मई को तथा झांसी, ग्वालियर, कानपुर में जून में ये क्रांति हुई। इस प्रकार देश के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तिथियों को क्रांति होने के कारण क्रांतिकारियों का संगठन कमजोर पड़ गया। वे क्रांति को पूर्ण शक्ति से व सुनियोजित ढंग से चलाने में असफल रहे। अंग्रेजों को सैनिक तैयारी करने का इसमें मौका मिल गया था। कि मेल्सन ने बताया है कि यदि पूर्व निश्चय के अनुसार 31 मई 1857 को एक साथ सभी स्थानों पर स्वाधीनता का व्यापक और महान संग्राम शुरू होता या एक दिन क्रांति शुरू होती, तो कंपनी के अंग्रेज शासकों के लिए भारत को फिर से विजय करना किसी भी प्रकार संभव नहीं होता। लेकिन ऐसा बच्चों नहीं हुआ। क्रांति का सीमित क्षेत्र। भारतीय स्वाधीनता के प्रथम आंदोलन की असफलता का एक कारण यह भी था कि इसका स्वरूप स्थानीय रहा। क्रांति का प्रसार अधिकतर उत्तर भारत में ही हुआ। उत्तर भारत के भी कई भाग जैसे कि पंजाब का उत्तरी भाग, पूर्वी बंगाल, राजपूताना, गुजरात आदि क्रांति से अलग ही रहे। नर्मदा के दक्षिण का भाग पूर्णतः शांत रहा। अंग्रेजों ने दक्षिण से सेनाएं बुला ली और विद्रोही क्षेत्रों पर आक्रमण करके विजय भी प्राप्त कर ली। इस प्रकार अंग्रेजों को बहुत ही सीमित क्षेत्र में विद्रोह का सामना करना पड़ा कि जिसे उन्होंने आसानी से दबा दिया। नेक्स्ट, क्रांतिकारियों के सीमित साधन। कि इस समय क्रांतिकारियों के पास साधन अंग्रेजों की अपेक्षा बहुत कम थे। उनके पास त्याग और बलिदान की भावना वाले सैनिक तो थे, लेकिन उनका रण कौशल अंग्रेजों जैसा नहीं था, सिस्टम नहीं था ऐसा। अंग्रेजों के पास रणनीति व कूटनीति से रक्षा यूरोपियन ढंग से हम कहेंगे प्रशिक्षित सैनिक थे। क्रांतिकारियों को आर्थिक असुविधाओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि शुरू में तो कुछ सेठों ने उनकी मदद की, लेकिन आगे चलकर क्रांतिकारियों को
धन, रसद, हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। भारतीयों की लाठियां और धनुष कमान आग उगलती अंग्रेजों की तोपों का वो सामना नहीं कर सकती थी। भारतीय राजाओं का अंग्रेजों को सहयोग, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। अंग्रेजों का यह सौभाग्य और भारतीयों का दुर्भाग्य था कि उनके देसी राजाओं ने क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला, सरहिंद, बड़ौदा, राजपूताना, ग्वालियर, हैदराबाद आदि के शासकों ने विद्रोह दबाने में सरकार की सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने हैदराबाद के वजीर सालपार जंग तथा ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव की तारीफ के बहुत गुण गाए हैं। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया विद्रोह में मिल जाए तो मुझे कल ही यहाँ से बिस्तर गोल करना पड़ जाएगा। पंजाब के सिखों तथा नेपाल के गोरखों ने पूर्ण वफादारी का परिचय देते हुए अंग्रेजों का साथ दिया। दिल्ली, लखनऊ आदि महत्वपूर्ण स्थानों को जीतकर इन्होंने क्रांतिकारियों की कमर ही तोड़ दी। यदि सब मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध होते तो अंग्रेजों को निश्चित रूप से भारत को छोड़ना पड़ता। योजना का अभाव। आंदोलनकारी भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे, परंतु उन्हें देश के किस प्रकार निकाला जाए, कि उनको देश से किस प्रकार निकाला जाए, वो इसकी कोई भी निश्चित योजना नहीं बना पाए थे। वे अपने स्वार्थी हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। उनके पास कोई उच्च आदर्श नहीं था। क्रांतिकारियों के पास न कोई राजनीतिक दृष्टि थी और न ही भविष्य का कोई साफ नक्शा था। वे सब अतीत के कैदी थे, तब मूलतः अपने विशेष अधिकारों की प्राप्ति के लिए वो लड़ रहे थे। नाना साहब की पेंशन बंद हो जाने से वह विद्रोही बना था। अपने कि राज्य अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्रोधित थी। इस प्रकार अवध का नवाब तथा कुंवर सिंह भी अपना अपना राज्य छीन जाने के कारण अंग्रेजों से नाराज थे तथा वे अपना राज्य प्राप्त करना चाहते थे। कि किसी भी नेता, किसी भी शासक के अंदर ये भावना नहीं थी कि हम मिल के नहीं सबको इनको यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर निकालें। मुसलमान बहादुर शाह के नेतृत्व में अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहते थे, जबकि हिंदू मराठा नाना साहब के नेतृत्व में हिंदू राज्य की स्थापना का स्वप्न देख रहे थे। भारतीय सैनिक अपने चर्बी वाले कारतूसों के कारण वो विद्रोह में शामिल हो गए थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उद्देश्य की विभिन्नता के कारण क्रांतिकारी अंग्रेजों के विरुद्ध एक संगठित मोर्चे का गठन नहीं कर पाए, कि जिसमें हम देखते हैं कि सभी क्रांतिकारियों या नेताओं राजाओं के अपने अपने हित थे, अपने अपने स्वार्थ थे और अपने स्वार्थों के कारण ये लड़ाई लड़ रहे थे। और इस लड़ाई में भी उन्होंने संगठित होकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया, जिस कारण भी उनको असफलता का सामना करना पड़ा। योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव। क्रांति को ठीक तरह से संचालित करने वाला कोई यहाँ योग्य नेता भी नहीं था। विद्रोही एक दूसरे के प्रति संदेह रख रहे थे। उदाहरण के लिए हम देखें कि अवध की बेग में मौलवी अहमद शाह के साथ तथा बहादुर शाह सेना प्रमुखों के विवाद में फंसे रहे। मुगल सम्राट के सामने छोटे पड़ जाने के भय के कारण नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला ने उन्हें दिल्ली जाने से रोका था। बहादुर शाह और जीनत महल को सिपाहियों पर भी भरोसा नहीं था। अपनी सुरक्षा के लिए वे लोग ब्रिटिश अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। कि इस प्रकार 82 वर्षीय बूढ़े बहादुर शाह से कुशलतापूर्वक युद्ध का संचालन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। कि इस प्रकार नाना साहब भी विवादों से घिरा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई में कुशल एवं योग्य नेतृत्व के गुण थे, परंतु वह स्त्री होने के कारण विद्रोहियों को सम्मानित करके उन्हें नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाई थी।
तांता टोपे तथा अहमद शाह वीर सिपाही तो थे, परंतु अपने सीमित साधनों के कारण वे भी अधिक समय तक अंग्रेजों के सामने टिकने में असमर्थ रहे। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि क्रांतिकारियों के पास ऐसा कोई भी नेता नहीं था कि क्रांति का संचालन या नेतृत्व कि ठीक ढंग से कर सके, हम क्रांतिकारियों में एकता स्थापित कर सके कि जिससे कि उनको सफलता मिल सके। प्रतिभाशाली ब्रिटिश सैनिक। कंपनी की सरकार के पास जॉन लॉरेंस, आउड्रम, हैवलॉक, निकलसन, नील, कैंपबेल, हमरोज, एडवर्ड्स आदि योग्य, अनुभवी, वीर, कर्तव्यपरायण कूटनीतिज्ञ एवं सेनानायक थे, जिन्होंने अपनी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया तथा क्रांतिकारियों की योजना असफल बना दी। कि जो क्रांतिकारी योजना बना रहे थे उसको इन्होंने असफल बना दिया। जॉन लॉरेंस ने पंजाब में क्रांतिकारियों की योजना को असफल कर दिया। जॉन लॉरेंस ने पंजाब में क्रांतिकारियों को फैलने ही नहीं दिया। विल्सन और निकलसन ने दिल्ली पर बड़ी आसानी से अधिकार कर लिया। होरोज ने 2000 सैनिकों की छोटी सी सेना से लक्ष्मीबाई व तांता टोपे को मात दे दी थी, उनको हरा दिया था। नाना साहब की विशाल सेना को हैवलॉक ने पराजित कर दिया था, जबकि कैंपबेल, नील ने लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से मुक्त करवा दिया था। इस प्रकार अंग्रेज सेनापतियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर भारत के कंपनी के राज्य को नष्ट होने से बचा लिया था। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे यहाँ पे कोई ऐसा वीर सैनिक नहीं थे या सोर्स नहीं थे जिसका हमें सफलता नहीं मिल पाई। अंग्रेजों की कूटनीति। अंग्रेज कूटनीति के चतुर खिलाड़ी थे। उन्होंने विकट परिस्थितियों में समझदारी से काम लेकर भारतीयों को योजनाओं को असफल बना कि जो भारतीय क्रांतिकारी इस समय योजना बना रहे थे वो अंग्रेजों की कूटनीति के द्वारा असफल कर दी गई थी। वे भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने, उनमें फूट डालने में सफल रहे थे। अंग्रेजों ने कि खास तरीके से वर्गों के अंदर संयुक्त मोर्चे में फूट डाल दी कि जहाँ जहाँ उनको लग रहा था कि इकट्ठा हो रहा है मोर्चा, उनके अंदर उन्होंने फूट डालने शुरू कर दी। देसी राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति इस समय उन्होंने छोड़ दी और उन्हें अपनी तरफ कर लिया था कि इस समय उन्होंने ब्रिटिश के जो भी देसी राज्य थे उनमें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जा रहा था अभी तक, लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने इस नीति को छोड़ दिया और उन राज्यों को अपनी तरफ मिला लिया या कर लिया। किसानों पर जमींदारों की पकड़ और मजबूत कर दी गई थी। अंग्रेजों ने बेगार के सवाल पर जमींदारों का साथ दिया था। बड़े बड़े किसानों को कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए थे। अंग्रेजों ने किसानों की एकता भी खत्म करने की कोशिश की। इस प्रकार उन्होंने भारतीयों को हुई आपस में लड़ाकर उनमें दरार पैदा कर दी वह उन्हें कमज़ोर बना दिया गया था, जिससे वो संगठित न हो सके। और संगठित होकर अगर वो क्रांति करते हैं, विद्रोह करते हैं, तो उसमें उनको असफलता मिल सकती थी। लेकिन अंग्रेज़ों की ये कूटनीति भी उनके काम आई, जिस कारण उन्होंने क्रांतिकारियों को असफल कर दिया था। संचार साधनों पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण। विद्रोहियों के पास कोई तेज संचार व्यवस्था भी नहीं थी बच्चों उस समय, कि जिसके फलस्वरूप हम कहें उनके एक दूसरे से क्रियाकलापों का संयोजन नहीं हो पा रहा था। वे अपने हम वतनों की शक्ति व कमजोरियों से वाकिफ भी नहीं थे, जिसका नतीजा यह हो रहा था कि वो मुसीबत के समय में भी एक दूसरे की सहायता नहीं कर पा रहे थे। उनको अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रिटिश सरकार का संचार के साधनों पर पूरा नियंत्रण था। संचार के साधनों की सहायता से ही क्रांति के समय वे देश के विभिन्न भागों में सेना व गोला बारूद व सूचनाएं आसानी से भेज सकते थे। तार की सहायता से उन्हें देश के विभिन्न भागों की सूचनाएं बहुत जल्द प्राप्त हो जाती थी, जिससे वे समय रहते हुए क्रांतिकारियों का दमन कर सके। कि रेल तार व्यवस्था ने 1857 की क्रांति में कि हजारों मनुष्यों का काम किया था, कि जिस कारण अगर भारतीयों के पास भी इस प्रकार के संचार के साधन होते
तो भी हम सोच सकते थे कि विद्रोहियों को या क्रांतिकारियों को इसमें सफलता मिलती, लेकिन इन सब संसाधनों के ऊपर तो इस समय अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेजों की प्रबल समुद्र शक्ति, अंग्रेजों की समुद्र शक्ति इस समय बड़ी प्रबल थी। अंग्रेजों को तो हम कहें कि समुद्री राजा कहा जाता था, जबकि क्रांतिकारियों के पास तो एक भी जहाज नहीं था। अपने समर्थ शक्ति के द्वारा कि अंग्रेज क्रांति के समय में बड़ी आसानी से युद्ध सामग्री व सैनिक इंग्लैंड से मंगा लेते थे, जुटा पाते थे। उन्हें भारत में रसद व जनशक्ति की कोई कमी भी नहीं थी। वे बड़ी आसानी से क्रांतिकारियों की योजना को असफल भी बना सकते थे। अनुकूल परिस्थितियाँ कि अंग्रेजों का अनुकूल परिस्थितियों में 1857 में एक अच्छा सहयोग दिया है। उस समय 1857 तक अंग्रेज क्रीमिया, चीन, फारस के युद्धों से भी मुक्त हो चुके थे कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी संतोषजनक थी। अफगानिस्तान का शासक दोस्त मोहम्मद अंग्रेजों का अब मित्र बन चुका था। नेपाल से अंग्रेजों को गोरखा सैनिक प्राप्त हुए थे। अंग्रेजों ने सभी दिशाओं से निश्चित होकर अपनी सारी शक्ति को अब क्रांति के दमन में लगा दिया था कि ये समय भी हम कहेंगे भारतीयों के विरुद्ध था, क्योंकि अंग्रेजों के भाग्य से अब क्रीमिया का युद्ध भी समाप्त हो चुका था। रूस इसमें हार गया था और जिससे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जगत से अलग थलग पड़ गए थे। नागरिकों का सहयोग, यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग, भारतीय शासक न केवल उनसे अलग रहे, पितु उन्होंने अंग्रेजों की मदद भी की थी। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता तथा बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना की। बच्चों कि अब व्यापारी हैं, शिक्षित वर्ग हैं, वो प्रार्थना सभाएं कर रहे हैं अंग्रेजों को सफलता मिले। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश भारतीय शासकों ने अपने भविष्य की सुरक्षा अंग्रेजों के साथ देने में रखी कि वो समझते कि हमारा भविष्य तो अंग्रेजों के साथ ही सुरक्षित रह सकता है, जिस कारण वो हर प्रकार से अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। यदि यह मदद, ये सहायता सिपाहियों को मिली होती तो शायद स्थिति कुछ और होती। आधे से अधिक सिपाहियों ने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया, बल्कि अपने देशवासियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। 5 दस्तों की मदद से, जिसमें 1700 ब्रिटिश सैनिक और 3200 भारतीय, दिल्ली पर पुनः उन्होंने कब्जा कर लिया था। क्रांतिकारियों ने किसानों को लूटकर उनकी भी सहानुभूति खो दी थी, जिस कारण किसान वर्ग ने भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। यदि 1857 में जन समुदाय की 1857 में कि पूरी जनता संगठित हो जाती, पूरे वर्ग इकट्ठे हो जाते तो और अंग्रेजों पर टूट पड़ते, तो मुट्ठी भर अंग्रेज यहाँ से धूम दबाकर भाग जाते, उनको यहाँ से भागना पड़ता। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ गद्दार शासकों ने, व्यापारियों ने, शिक्षित वर्ग ने अंग्रेजों का ही साथ दिया है, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, जिस कारण यहाँ क्रांतिकारियों को असफलता का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों को इस क्रांति में सफलता मिली। दिल्ली के महत्व को न समझना, क्रांतिकारियों ने दिल्ली के महत्व को भी न समझकर बहुत बड़ी भारी भूल की थी। दिल्ली शक्ति की रीढ़ थी, लेकिन इस चीज़ को वो नहीं समझ पाए और भारत पर शासन करने का केंद्र बिंदु भी दिल्ली ही थी। यह अंग्रेज इस बात को समझते थे। अंग्रेजों ने जहां अपनी सेना की टुकड़ियों को भेजकर दिल्ली को घेर लिया था, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, दिल्ली से बाहर के क्रांतिकारियों को चाहिए था कि वो अंग्रेजों को ऐसा करने से रोकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रांतिकारियों की संख्या एवं जोश शुरू में ना था, वो दिल्ली के बाद कलकत्ता की ओर प्रस्थान कर सकते थे।
परंतु इस प्रकार का उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया और उन्होंने ब्रिटिश चौकियों को भी नष्ट नहीं किया, न ही पुल तोड़ने जैसी मूल सावधानियां उन्होंने बरती कि इस प्रकार भी हम कहेंगे असफल रहे हैं। लॉर्ड कैनिंग का उदार दृष्टिकोण। कुछ विद्वानों ने कैनिंग की उदारता को भी विद्रोह की असफलता का कारण माना है। कानपुर के अत्याचार को देखकर अनेक अंग्रेज सैनिक अधिकारी की अत्यधिक दमन नीति अपनाए जाने के पक्ष में थे, लेकिन कैनिंग ऐसा नहीं चाहता था। उसने घोषणा की कि बिना जांच के किसी को दंड नहीं दिया जाएगा। अनेक अंग्रेज लेखकों ने उसकी कड़ी आलोचना की और उसका उपनाम नरम कैनिंग रख दिया। लंदन के टाइम्स में इसे मूर्खतापूर्ण घोषणा की संज्ञा दी। पंच और डेली न्यूज़ जैसे अखबारों ने भी उसे पर तीखे प्रहार किए, परंतु वह अपनी नीति पर अटल रहा। कहा जाता है कि उसकी उदारता ने क्रांति के बुझते हुए अंगारों पर पानी डाल दिया था। कि इस प्रकार से बच्चों हमने देखा है कि विभिन्न कारणों ने क्रांतिकारियों की योजनाओं को विफल बना दिया और उनका भारत को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने का जो प्रथम प्रयास था वो पूर्ण रूप से असफल रहा। इस प्रकार बच्चों हमने आज ये 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे उनका अध्ययन किया है, कि जिसमें हम देखते हैं इन कारणों के द्वारा इस क्रांति को असफल बना दिया गया। धन्यवाद।